आपके कहानियों के संग्रह के लिए। और ये इस फीलिंग को समझा जा सकता है कि जब आप काफी समय से लिख रहे हैं कहानियाँ या कोई भी चीज और वो किताब की शक्ल में आपके सामने आए, तो पहला किताब को देखकर कैसा लगा आपको कि जैसा आप चाहते थे ये किताब वैसी ही है, या ये कोई ऐसी अजनबी शय पैदा हो गई है जिसे आप नहीं पहचान? नहीं, अजनबी शय तो नहीं है। मैंने एक कल्पना की थी एक किताब के स्वरूप की। और कल्पना हमेशा वैसी नहीं होती। कल्पना जब हमारी सच्चाई बनती है, जो हम चाहते हैं वैसा होता है, उसका स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। और यह नियति है। जो भी हम सोचते हैं वो उसी स्वरूप में हो तो उसका स्वाद नहीं होता। उसका स्वरूप अगर बदलता है तो उसका स्वाद बेहतर होता है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं, जो आपने आपके लिए कल्पित था अभी तक, वो आप सच्चाई बन चुका है, रियलिटी में कन्वर्ट हो चुका है, पर उसका स्वरूप बदल गया है। जो स्वरूप आपने चाहा था वैसा नहीं है, वैसे से शायद बेहतर है, या अलग तो है। अलग तो है ही। तो वो मेरे मन में है। और एक और चीज है कि अ, कई चीजें ऐसी होती हैं जो होते होते होती हैं। वैसे ही लेखन की प्रक्रिया और इसके साथ ही कहानी संग्रह का आना होते होते हुआ है। और अ, जिस वक्त मैं इसको लिख रहा था, एक लेखक के तौर पर मैं इसका स्वरूप एक संग्रह के रूप में तब देख रहा था। अ, उस समय अगर चीज उस क्षण पे हो जाती है तो वो आश्चर्य वाला रहता है। और होते होते उस प्रक्रिया में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया आपके साथ एक रिश्ता बना लेती है, जिसमें आपको वो सुख बहुत आराम से और बहुत किस्तों में और एक्सेप्टेड फॉर्म में मिलता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाता है, आप हाँ, उसकी प्रोसेस में शामिल हो जाते हाँ। हैं और तब वो रोमांच नहीं बचता। अ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस रोमांच का पक्षधर भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं कर पाते। और जिस स्वरूप में हम किसी वस्तु को चाहते हैं, जिस जिस तरीके से हम उसकी कल्पना करते हैं, वो अगर धीरे धीरे रहकर आती है, जिसके लिए हम तैयार होते रहते हैं, तो उस स्वरूप में हम उसको बहुत स्वीकार्य बना देते हैं और वो प्रोसेस के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो वो सुख ज्यादा बेहतर है, ना कि कोई चीज एक झटके में हो जाए। और एक झटके में होती है तो हमको ही कई बार वो एक फ्लूक लगती है कि भाई कैसे हो गया, हमसे कैसे हो गया। तो मैं उस संदर्भ में कभी जीना नहीं चाहता। उस मैं चाहता हूँ कि होते होते चीजें हों, और अपनी प्रतिभा से। मेहनत और प्रयास से हो। पेशवा की मम्मी कहानी मुझे बहुत मल्टी लेयर्ड और रहस्यपूर्ण लगती है कि समझ नहीं आता है कि क्या वो किसी योजना के तहत वो स्त्री ऐसा कर रही है, और जो बड़ा स्मार्ट सा बंदा शुरू में मालूम पड़ता है, वो बाद में एकदम तो मुझे तो लगता है कि ये लल्लू निकल गया, और वो बहुत क्लास कैरेक्टर निकल कर आता है सामने। मल्टी लेयर्ड, आप समझ नहीं पाएंगे कि उसकी रजा क्या है। तो पेशवा की मम्मी जब मैं कहानी लिख रहा था, वो एक यात्रा से निकल के आई। और उस
यात्रा में उस समय जब मैं आज से 2-3 साल पहले वंदे भारत तो वंदे भारत और शताब्दी का डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, पर हम जब लोग जनरली प्रेफर करते हैं भोपाल या इंदौर इस एरिया में दिन में ट्रैवल करना, तो उसी यात्रा के वक्त मेरे दिमाग में और उसी वक्त मैं फर्नांडो पेसवा जो पुर्तगीज लेखक हैं उनकी किताब द बुक ऑफ डिस्क्वाइट पढ़ रहा था। उसी के आधार पर ये कहानी ने जन्म लिया। जो हेट्रोनिम्स है उसके कारण आपको ऐसा लगा कि कैरेक्टर को कई तरह से आया जाना चाहिए। पेशवा के खुद के कैरेक्टर को जैसा दिखाया है अलग अलग कविताओं को अलग अलग नामों से लिखा है। जी, थोड़ा सा वही मतलब वो भी एक मेन कारण था। दूसरा मैं पेशवा को आम जीवन में देखना चाह रहा था कि पेशवा एक आर्टिस्ट के तौर पर एक डिफरेंट इंसान है। वो अलग अलग हेट्रोनिम्स में अलग अलग छवियों के साथ अपने आप एक दूसरे को पत्र भी लिख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो हाँ, उनका रोजगार है, मकान, उनकी अपनी एक दुनिया है। पर अगर उसी आइडियोलॉजी वाला, उसी तरीके की विचारधारा वाला कोई एक आम व्यक्ति है जो अपनी पहचान से असहज, वो नहीं चाहता कि मैं इस पहचान के साथ जीऊं, मैं अपनी एक नई पहचान गढ़ूं। वो पहचान कन्वेंशनल मोरालिटी से अगर इतर भी जाती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। वैसा अगर कोई व्यक्ति मुझसे टकराता है तो मेरा उसके साथ इंटरेक्शन कैसा होता है। ऑब्वियसली अगर मैं तो उसमें वही है, एक जो व्यक्ति जो उस महिला के साथ ट्रैवल कर रहा है, वो व्यक्ति पढ़ने के साथ साथ उसके अंदर एक मर्द भी छुपा है। उसके अंदर की उस महिला को लेकर जो भावनाएं डेवलप होती है, और वो महिला जो लगभग कुछ पेशवा का एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है, एक नॉन आर्टिस्टिक वर्जन है। तो तो हाँ, वही एक डिस्टॉर्टेड वर्जन अगर है तो उनको मैंने ज़हन में रखते हुए एक कहानी गढ़ने की कोशिश की, और वो होती चली गई। मैंने उस कहानी को और भी बड़ा उसके आगे भी कुछ हिस्से थे जो मैंने हटा दिए। ऋषभ, बोलिए इन कहानियों पर। इनकी सारी कहानियों में, लगभग सारी कहानियों, विजय संतोष, नीचे उपालियों का दिखाई, अधूरी कहानी, किशोर, मेरी दवाई थी, इन सब में जो मेन कैरेक्टर है, एक तो एक मेन कैरेक्टर नहीं है, ऐसा लगता है कि 2-3 मेन कैरेक्टर हैं और सारे रूट के निकलना चाहते हैं। जो उनका जीवन है, जो उनका परिवार है, उनका समाज है, उससे बहुत रेबल करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, कहीं रह जाते हैं, दब के रह जाते हैं। तो जैसे लुटेरी तवायफ में जो कहानी है, ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। मुझे लगता है कि इस पे अगर सिनेमा बनाना चाहे तो बहुत अच्छा सिनेमा भी बन सकता है। तो ये तवायफों पे आपने मैन भाई अपनी कैसे कहानी सोची, कैसे निकाली कहानी, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें बहुत बदल गई हैं 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी से आते आते अभी के टाइम में तवायफों का पूरा कल्चर बदल चुका है बिल्कुल। मतलब जो वीडियोस में देखते हैं, है ना, तो इसमें कहानी आपके दिमाग में आई कैसे, और वो सिचुएशन आपने कैसे इमेजिन की, उनका जो एंगर है एक दूसरे के प्रति, हेट्रेड है। इसकी शुरुआत सिर्फ ऐसे हुई कि मेरे दिमाग में ऑर्केस्ट्रा शब्द उस समय बहुत गूंज रहा था, और ऑर्केस्ट्रा को लेकर मैंने कुछ बातचीत में कर रहा था। एक कॉलमनिस्ट हैं आनंद वर्दी, न्यूज लॉन्ड्री के लिए लिखते हैं, तो उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की थी। आप ऑर्केस्ट्रा के बारे में क्या सोचते हैं? तो उन्होंने अपने
के समय में जाकर और बिहार की पृष्ठभूमि में ऑर्केस्ट्रा के महत्व को और वो किस तरीके से कल्चरल मीनिंग रखता है, उस संदर्भ में हमारी काफी बातचीत चल रही थी। उसी वक्त दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था कि एक गांव में तवायफों को भगा रहे हैं, और वो इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि वो गांव के लोग इस डर में है कि क्योंकि उस गांव में लोग अपनी बेटी नहीं भी आए। तो ये गाजीपुर जिले की हाँ, कहानी थी, गाजीपुर। बसुआ गांव की। हाँ हाँ हाँ। तो इस पर मेरे दिमाग में एक ऐसी चरित्र आया, और चूंकि मैंने अपने शुरुआती दिनों में मैंने जो शुरुआती दिनों में अपनी शुरुआत लेखन की कविताओं से की, जो मैं अपने आप को कवि मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत बेकार कविताएं लिखता हूँ। पर मैंने जब शुरुआत की थी कविताओं से, तो मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग विषय उस समय था टीनेज फैंटेसी, क्योंकि मैं उस समय तो वो जो चरित्र आया, वो चरित्र टीनेज फैंटेसीज से ही आया। टीनेज फैंटेसीज में कोई महिला किस रूप में आती है, और कोई एक यंग लड़का उसको किस तरीके से उसकी कल्पना करता है, उसके साथ एक समता का भाव मैं लाने की कोशिश कर रहा था, और एक किस्म का एक समन्वय बिठाकर मैंने वो चरित्र सोचा। और क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि तवायफों का जीवन कैसा होता है, सारे मेरे सेकेंडरी सोर्सेज से लिए हुए एक्सपीरियंस है, बॉरोड एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए सब कुछ कल्पित है। बिल्कुल, जैसा आपने शुरू में कहा था, बहुत इमेजिनेटिव माइंड है। एजेंट संतोष कहानी में मैं भाई आपने कलवा को उसके रंग की वजह से कलवा लिखा है, तो क्या आपको डर नहीं लगा कि आप एक मॉडर्न मुक्त समाज में रोड पे बैठते हैं, कहानी को कलवा कहेंगे, और आपने डिफेंड भी नहीं किया है, आपने कहा है कि उसका रंग काला था इसलिए कलवा। तो ये इस सवाल पर हमने काफी चर्चा भी की है कि ये सेल्फ सेंसरशिप हिंदी में बहुत है। और ये अभी मैं एक संपादक से बात कर रहा था, अंग्रेजी अखबार के संपादक है, तो वो उन्होंने मेरे को करेक्ट किया कि ये हिंदी में नहीं, अंग्रेजी ओवरऑल पूरे भारतीय लेखन में ये सेल्फ सेंसरशिप का विचार काफी मुखर रूप से काम करता है कि लेखक कई दफा ये सोच लेते हैं कि अगर ये किताब मेरे परिवारजनों के पास चली गई या मेरे आसपास के लोग जो साहित्य को नहीं समझते वो पढ़ेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्या उनके दिमाग में मेरी गलत छवि बनेगी। तो जब मैं ये कहानी लिख रहा था तो मैंने कुछ अपने आप को सेफ प्ले करने के लिए कुछ चीजें मैंने लिख दी, कि हम अपनी सहजता के हिसाब से स्टीरियोटाइप बनाते हैं और इन स्टीरियोटाइप्स में जीते रहते हैं। फिर जो मैंने ये लिखा कलुआ का चरित्र, उसका नाम जो उसके रंग के आधार पर आया है, साथ साथ इसमें जो विनोद का कैरेक्टर है, अब विनोद का कैरेक्टर विनोद दलित कम्युनिटी से आता है, जिसको रिजर्वेशन के आधार पर नौकरी मिली है। हाँ, कलुआ इस बात से काफी गुस्से में रहता है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं उसके प्रति, विनोद के प्रति बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक तरीके से ना जाऊं, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। वो बहुत डोमिनेटिंग है और वो बिल्कुल अपनी लाइफ में सहज है, प्रोटेक्टेड है। हाँ, और ये बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड है, कोई भी इसको नहीं है। हाँ, तो उसको जरूरत नहीं है कि मैं उसको एक लेखकीय सहानुभूति मैंने ना इससे कई कहानी
बहुत सारे लेखकों की यादों का, उनकी लिखाई का समुच्चय होते हैं। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने बिल्कुल किसी का इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैं अपना बताता हूँ मुझे मुझे क्या याद आया पढ़ते हुए। जैसे एजेंट संतोष पढ़ा, नीचे की गुटाई पढ़ी, तो इनमें बहुत बार ऐसा लगा ना कि शिवराज छोटी लिखते हैं अपनी कहानियों में, और छोटी छोटी व्यंग्य करते हैं, छोटी छोटी आदतों पर जो उन्होंने अपने उपन्यास में किया था। हाँ, हाँ, और मैं थोड़ा सा रुक जाए। हाँ, हाँ, उसके अलावा आपके पास ही रहते हैं, लेकिन वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनाते। हाँ, जो चुटीले संवाद रहते हैं वो वैसे ऐसे दिखते हैं। नीचे की कुटाई में मुझे पढ़ते हुए बहुत बार मैं की खुद की याद आ रही थी कि मैंने की मेरी इसमें झलक रही थी। गुरु खाता है और बीड़ी पीता है और पार खाता रहता है। नहीं, पार खाते एटीट्यूड की बात आती है। और कुछ पेशावर है जो उसमें पेशवा की मम्मी या बिगड़ी लड़की के पढ़ के इटालियन राइटर है, इटालियन टेलीविजन शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखते हैं, कई एक जगह ले जाके छोड़ देते हैं। मैं की कहानी मुझे वैसी भी लगी, तेरी तो आए फिर बिल्कुल अलग लगी। अधूरी कहानी ऐसी लगी जैसे कबीरदास कहानी लिख रहा है, कबीरदास की कहानी है वाली है। एक बार इसमें किसी कहानी में मैंने बात दिखाई है, मेरे गांव के लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं यूपीएससी में 2 बार एग्जाम दिया तो मुझे समझ में आ गया। एजेंट संतोष भी जो एक साल में तो भी पत्रकार से भी काम है। बिल्कुल हमारे समाज में अगर आपने यूपीएससी निकाल लिया तो आपको ड्यूटी चाहिए, और अगर आपने दिया है मेंस निकाला है तो लेस दीजिए। तो मैं तो अपने संवाद पे कितना काम किया, संवाद की लिए काम करता है। बहुत सारी कहानियां बहुत अच्छे से मानव कुछ पत्र लिखा है, पत्र भी बहुत जुड़ा है। नहीं क्या जब वो शेप के लिए जाता है तो फिर सीन वहां का होता है, चाहिए डर रहा है कि मेरी हत्या होने वाली है। तो मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया मुझे सबसे उबाऊ लगती है खुद की कहानियों का संपादन करना, ये प्रक्रिया बड़ो सबसे जरूरी काम होता है। मतलब कहा जाता है ना, असली लेखन संपादन ही है। जब आप अपनी कहानियों को बार बार अपने दिमाग में कह रहे होते हो, जैसे इससे याद है जो मानव को राइटर है, तो वो अपनी नॉवेल 20-25 बार 30 बार जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती होते रहते हैं। इतने मतलब अपने सहन जीवन चर्या में बस नए लेखकों में बता रहा हूँ, पुराने लेखकों का काफी बहुत बड़ा है, एक लाइक कर जाते हैं जैसे मिलेगा वॉर एंड पीस जैसी नॉवेल है, बता रहा हूँ इतनी मोटी किताब। तो मुझे अपनी कहानियां दोबारा पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे संतुष्टि भी नहीं होती। मैंने सारी कहानियां जितनी बार भी मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, वो हमेशा शुरुआत से ही हुआ। अगर मैं एजेंट संतोष का आखिरी हिस्सा भी लिख रहा हूँ तो वो शुरुआत से होकर जाएगा। तो ये प्रक्रिया मेरे लिए शायद एक वे आउट है कि मैं इस संपादन में अगर संघर्ष कर रहा हूँ तो मैं एक वे आउट निकालूंगा कि जब मैं ताकि मुझे उस संपादन की प्रक्रिया में ना उलझना पड़े। मैंने याद आया वैन संपादन से कि आपकी किताब की प्रक्रिया में एक और व्यक्ति का बहुत अच्छा योगदान रहा है। जब उन्होंने कहानियां भी पब्लिश की तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अविनाश मिश्र ने, तो उन्होंने जब एडिट किया कुछ बातें बताई, अविनाश मिश्र को मैं बहुत हाईलाइट करता हूँ, बहुत इंटेलिजेंट लड़का है और बहुत किताबें पढ़ता है। बैंक बहुत किताबें पढ़ता है, लोगों को शायद पता न हो, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बहुत अच्छी लिटरेरी पढ़ी है, बहुत सारे अखबारों में रेगुलर लिखते हैं और बहुत अच्छी किताबें रिव्यूज करते हैं। बहुत सारी किताबों का हिंदी में, हिंदी की किताबों का, अंग्रेजी की किताबों का इनसे हमें बना के रखना चाहिए, फिक्शन नॉन फिक्शन। और बहुत पढ़ते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतना सीरियसली पढ़ते हैं, गंभीरता से पढ़ते हैं। और बहुत बार मुझे ऐसा भी लगता है बात करते हुए कि मैं कितना ज्यादा क्यों बात कर रहा हूँ इस किताब पे, इतना क्यों फील कर रहा हूँ। मैं की सेंसिटिविटी है, लिटरेरी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। सीधे साधे लगते हैं ना, लगता है जीवन में इन्होंने
बिल्कुल। और किताब देखिए तो व्यंग का हाथ से कहानियाँ और अजीबो-गरीब सिचुएशन भरा हुआ लगता है, एकदम पूरा भारतीय आदमी की तरह। बिल्कुल। ये अंदाज़ा लगता है कि सामने से आप बात करके नहीं बता सकते और इन्होंने लिखते समय बहुत ही सुंदर सा इसमें वर्ल्ड अपना क्रिएट किया है। सारे कैरेक्टर्स बहुत यूनिक हैं और घटनाएं बहुत यूनिक हैं, नाम बहुत अच्छा रखा है और एक वेस्टर्न लिटरेचर का भी बहुत इफेक्ट रहा है मैन पर। तो ये अपना लोग छोड़ नहीं पाते हैं। पेशवा का जिक्र हो, नीचे का जिक्र हो, और कहीं के उन्होंने डायलॉग्स भी डाले हैं। तो मैं तो आप पढ़ क्या रहे हैं आजकल या इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? किताब लिखते हुए क्या पढ़ रहे थे? बहुत से लेखकों को आपने सुना है कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ रहे होते हैं उसी दौरान ये किताब लिखते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं ये किताब लिखते हुए चेकअप को पढ़ता हूँ। चेकअप मुझे बहुत पसंदीदा लेखक है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो अ, भावनाओं के बारे में बहुत अच्छा लिखते हैं। और इससे याद आया कि उस दिन जब हम बात कर रहे थे एक अखबार की घटना थी कि एक बेटे ने अपने बाप से लड़ाई की और उसकी हत्या कर दी किसी छोटी सी बात पर। तो उस पर मैं ने बताया कि चेको मतलब हमारे लिए वो हास्य की या करुणा की बात हो सकती है, लेकिन अगर चेको के पास वो घटना होती तो शायद वो कोई बहुत बड़ी स्टोरी निकल के आती। वो उसकी मानसिकता का एनालिसिस कर सकते। तो एक उदाहरण मैं देता हूँ। चेकअप ने एक कहानी लिखी बेट करके। तो एक शर्त पे एक कहानी है कि एक लड़का है, लॉ का स्टूडेंट है, और एक बैंकर है, अमीर बैंकर। दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं और बातचीत में ये बात हो रही है कि कैपिटल पनिशमेंट बेहतर है कि अ, उम्र कैद। तो अ, जो यंग लॉयर है, लड़का है, वो बोलता है कि अ, उम्र कैद ज्यादा बेहतर है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें बैंकर जो रिच बैंकर है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा आप अगर अकेले रहते हो। तो हाँ, तो वो 15 साल का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं और 15 साल रहते हैं और उस 15 साल कंप्लीट होने से हाँ कुछ घंटे पहले वहां से निकल आते हैं ताकि उनको पैसा ना मिले। तो कई डायमेंशन है इस कहानी के। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक नजरिया है, क्योंकि जो रशियन राइटर्स थे वो क्रिश्चियनिटी से और स्पिरिचुअलिटी से काफी प्रभावित हुआ करते थे। तो मेरे लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और अकेलापन बड़े इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि मेरी कहानियों में अकेलापन नहीं मिलता। क्योंकि मेरा कोई भी चरित्र ऐसा नहीं है जो अकेले रहना चाहता है पर वो अकेला है। इवन एजेंट संतोष भी मानता है कि उसके आसपास के लोग भी ऐसे ही सीक्रेट एजेंट हैं जैसा कि वो। वैसे ज्यादातर वो अकेला छोड़े जाने लायक है ताकि वो थोड़ा चिंतन मनन कर सके कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। हाँ, और मुझे ऐसे लेखक भी मुझे वही लेखक ज्यादा पसंद है जो अकेले रह सकते हैं। मुझे उषा प्रियंवदा भी इसीलिए बहुत अच्छी लेखिका लगती हैं, क्योंकि वो अपनी अकेलेपन की सहजता को कई बार कहती हैं और लिखती हैं। वो जो लिस्टलेसनेस है, जो उबाऊपन है, उनके उनके उस अकेलेपन के साथ वो उबाऊपन के साथ जो एक रिश्ता बन जाता है जो वो मुझे काफी मैं कुछ क्विक क्वेश्चन, 3 किताबें जो हमारे रीडर्स को पढ़नी चाहिए किसी भी लेखक की, हिंदी की थी। एक किताब जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ज्ञान चतुर्वेदी के पागल खाना, वो पढ़नी चाहिए। और दूसरी मैं क्योंकि मुझे निर्मल वर्मा पसंद है तो एक चित्रा। तीसरी किताब मैं टोपी शुक्ला, क्योंकि हाँ, चौथी
है क्योंकि पांचवी मेरी हाँ 5वीं मुझे फैमिली नामा बहुत पसंद है। आपकी पहली किताब तो मेरे भाई है। 3 अंग्रेजी की लेगा 3 अंग्रेजी की किताब अंग्रेजी की किताब मुझे लोग मुझे गुलिवर्स ट्रैवल्स काफी पसंद है क्योंकि मैंने उस समय पढ़ी थी जब मैं सीख रहा था। दूसरी मार्केस को लोगों को पढ़ना चाहिए 100 Years of Solitude। आप वो मैंने अंग्रेजी में पढ़ी। हाँ वहाँ तो अंग्रेजी मानो हम स्पेनिश पढ़ नहीं सकते सिटी ऑफ सर ने एकदम करेक्ट प्रेडिक्ट किया बोलने से पहले बता दिया इस डिफरेंस की होगी 3 लेखक आप बताओ धड़ाधड़ बताओ 3 लेखक बिना सोचे 3 लेखक जिनको नहीं पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना फर्नांडो पेसोआ को नहीं पढ़ो, निर्मल वर्मा को मत पढ़ो और जॉन एलिया को और अके को मत। थैंक यू सो मच इतना रिस्क लेने में मैं पीछे नहीं छूटता है लेकिन निर्मल वर्मा की टेंथ हो सकता है कि बाहर ही चुने क्योंकि लेखक का प्रभाव आपके जीवन पर काफी पड़ता है अगर आप पढ़ते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते फिर भी अगर आप कभी किताब को उठाकर देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आप पर उसका प्रभाव रहेगा। इसीलिए आपको उसकी रिस्क समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच मैम आप अगर चाहते हैं कि आपके कुछ दोस्त आए यहाँ किताब के विमोचन में तो आप उन्हें बुला सकते हैं अगर सारे आना चाहें तो सबका स्वागत है।